नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल प्रैग्मेटिक इंडियन में। आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी ने एक शॉकिंग बात पूरी दुनिया के सामने लाई है जो वॉर हैंडलिंग के रिगार्डिंग कंसर्न क्रिएट करती है। असल में हुआ यह है कि राफेल ग्रॉसी ने रिसेंटली रशिया के कर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को विजिट किया है और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इस पावर प्लांट के ऊपर न्यूक्लियर एक्सीडेंट की रिस्क थी और सीरियस सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती थी। इस वीडियो में हम डिटेल में ये जानेंगे कि ये एग्जैक्ट मामला है क्या। इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि ज़ेलेंस्की ने वॉर एंड के ऊपर क्या स्टेटमेंट दिया है, उस पर रशिया की क्या रिएक्शन है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन इंडियाज यूक्रेन विजिट। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर प्रेशियस टाइम चालू करते हैं हमारे आज के सिंप्लीफाइड को। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना सो दैट ऐसे और भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपके प्रिपरेशन को और सॉलिडिफाइड करने में आपकी हेल्प करे। अगर मैं आपको हल्का सा बैकग्राउंड दूं तो 2022 से रशिया और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है, जिसमें हमें हर बार ये लगता रहा कि रशिया यूक्रेन को आसानी से हरा सकता है। लेकिन रिसेंटली यूक्रेन ने कुछ ऐसा किया जिससे सिर्फ रशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया शॉक हो गई। इतना ही नहीं, यूएसए के लिए भी यूक्रेन की यह एक्शन बहुत सरप्राइजिंग थी। एक्चुअली कुछ ही दिन पहले यूक्रेन ने रशिया के कर्स्क रीजन में करीब 30 किलोमीटर तक अपने ट्रूप्स भेजे, जिससे पुतिन को उस इलाके के अराउंड 11,000 लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। हमने यूक्रेन की कर्स्क रीजन पर एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, अगर आप उसे देखते हो तो आपको पूरी बात समझ आ सकती है। सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, ये जो कर्स्क इन्वेजन यूक्रेन ने किया, इसी के बीच ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट जो यूक्रेन में लोकेटेड है उस पर आग लगती है। अब इस पावर प्लांट का लोकेशन हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल होता है। अगर आप एक बार इसके बारे में जान लेते हो तो आपको एक एडवांटेज मिल सकता है। नाउ ये जो बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया, अगर हम इसे हमारे मेन टॉपिक से कनेक्ट करें तो देखो, ये सब घमासान होने के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मतलब आईएईए के चीफ राफेल ग्रोसी रशिया के कर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को विजिट करते हैं। अब फिर से यहाँ पर कर्स्क रीजन और कर्स्क न्यूक्लियर प्लांट प्रीलिम्स के लिए क्रूशियल है। अगर मैं सैंपल क्वेश्चन आपको बताऊं तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कर्स्क रीजन कौन से कंट्री में लाई करता है या फिर कर्स्क रीजन कौन से रीजन की वजह से न्यूज में था। एक बार आप इस पर भी नजर डाल लेना। ग्रॉसी ने कर्स्क पावर प्लांट को विजिट करने के बाद कंसर्न दिखाते हुए यह कहा है कि इस वॉर की वजह से न्यूक्लियर एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन एक सवाल रेज होता है कि ये आईएईए क्या है और कैसे ये एजेंसी वॉर के ऊपर इंपैक्ट डाल सकती है। आईएईए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज को प्रमोट करता है। आईएईए को 1957 में एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन विद इन यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश किया गया था। यह ऑर्गेनाइजेशन बोथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूएनएससी को रिपोर्ट करता है। खास बात यह है कि सारे नॉन न्यूक्लियर पावर्स को आईएईए के साथ सेफगार्ड्स एग्रीमेंट नेगोशिएट करना होगा, जो इन कंट्रीज के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को मॉनिटर करने की अथॉरिटी देता है। और एक बात, इंडिया भी आईएईए का मेंबर है, लेकिन क्या आईएईए न्यूक्लियर वॉर को रोकने में सक्षम है? देखो, इसका सॉलिड कंक्लूजन बताना तो डिफिकल्ट है, लेकिन 2011 में रशियन न्यूक्लियर एक्सीडेंट स्पेशलिस्ट लुइली एंड्रीव ने यह कहा है कि आईएईए ने फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर में 1986 के चेरनोबिल डिजास्टर से कुछ सीख नहीं ली, बल्कि दुनिया के सबसे वर्स्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट को विलफुली इग्नोर किया। जर्नल द नेचर ने यह रिपोर्ट किया था कि फुकुशिमा डिजास्टर पर आईएईए का रिस्पांस स्लगिश और कंफ्यूजिंग था। द नेचर ने यह भी रिपोर्ट किया था कि आईएईए को न्यूक्लियर सेफ्टी के रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट असेसमेंट करने के लिए और भी स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। अब इससे हम रिसेंट न्यूक्लियर प्लांट के फायर से लिंक करें तो स्टिल वी आर इन डीप कंसर्न कि आईएईए इसमें अपना अलग इंपैक्ट डाल सकता है। लेकिन इसी घमासान के बीच ज़ेलेंस्की ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन का रशिया के साथ का वॉर डायलॉग से एंड हो सकता है, लेकिन उसके लिए कीव को, जो यूक्रेन की कैपिटल है, इसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाना होगा। यूक्रेन का कर्स्क इन्वेजन भी इसी मास्टर प्लान का एक पार्ट है। इसमें एक और एंगल भी शामिल होता है। अगर आपको पता होगा तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यूक्रेन की विजिट की थी। ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये विजिट ज़ेलेंस्की के मास्टर स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। कैसे, इसे हम वीडियो में आगे जरूर समझेंगे। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि रशिया ने सीधे सीधे ये कहा है कि रशिया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को जारी रखेगा और अपने सारे गोल्स को अचीव करेगा। अब फिर से यहाँ पर पुतिन के विजन्स क्लियरली दिखते हैं कि रशिया यूएसए को अपने बॉर्डर्स पर आने नहीं देगा। लेकिन कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसमें अब रियल हीरो की एंट्री आ चुकी है। तो देखो, जुलाई में हमारे मोदी जी ने रशिया, जो भारत का और खास करके मोदी जी का बहुत अच्छा दोस्त है, इस रशिया को ऑफिशियली विजिट किया था। अब अगर रशिया और भारत के फ्रेंडशिप को देखें तो वॉर के चलते और रशिया पर सैंक्शंस होने के बाद भी भारत ने रशिया से ऑयल परचेस किया। इतना ही नहीं तो यूएनएससी में जो रशिया के खिलाफ रिजोल्यूशंस लाए गए उस पर वोट देने से भी भारत ने मना किया। लेकिन रिसेंटली मोदी जी ने कीव को विजिट किया था, और वो भी ज़ेलेंस्की के स्पेशल इन्विटेशन के बाद। यहाँ पर ज़ेलेंस्की का ग्रैंड प्लान फोकस में आता है, क्योंकि भारत जो आज तक इस मामले से आइसोलेट रहा, वो अब यूक्रेन को विजिट करने और वॉर को रोकने की बात क्यों कर रहा है। और खास बात यह है कि कीव विजिट के तुरंत बाद मोदी जी ने पुतिन के साथ बात की और ये कहा कि इंडिया
अर्ली, अबाइडिंग और पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का समर्थन करता है। अब हम सबको ये तो पता है कि भारत को इंडियन ओशन में एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर देखा जाता है और लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ भी कहा जाता है। सो हमारे लिए ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि क्या भारत रशिया यूक्रेन वॉर को एंड करने में अपना रोल प्ले कर सकता है कि ये सिर्फ पावर पॉलिटिक्स तक ही लिमिटेड रहेगा। अगर मैं इन सब इवेंट्स को एक बास्केट में कंक्लूड करूं तो रशिया की ज्योग्राफी को देखते हुए उनकी ये मजबूरी बनती है कि वो अपने वन एंड ओनली कॉरिडोर को ओपन रखने के लिए एफर्ट्स करे, लेकिन इससे यह भी नहीं साबित होता है कि इनोसेंट पीपल की लाइफ कुछ मैटर ही नहीं करती है। इसके अलावा यूक्रेन की वॉर को एंड करने की स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट बनती है, लेकिन यूएसए को यूक्रेन में एंट्री देना रशिया के सॉवरेनिटी के लिए और पूरे रीजन के स्टेबिलिटी के लिए डेंजरस भी साबित हो सकता है, और इसके लिए हमारे पास मिडल ईस्ट का बड़ा एग्जांपल है। सो देखते हैं कि आने वाले समय में कैसे भारत स्टेबिलिटी लाने में हेल्प करता है। तो यही था हमारा आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।